जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल का एक प्यारा सा चैप्टर जो कि हमारा विनिर्माण उद्योग। अब विनिर्माण उद्योग क्या होता है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके मैच कर जाएंगे एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये विनिर्माण उद्योग क्या होता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हो, टाइटल में आपका चैप्टर का नाम ही है विनिर्माण उद्योग। आइए इससे पहले समझते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक क्षेत्र से, यहाँ देखिए बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन होने वाले कच्चे पदार्थों और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को टिकाऊ और मूल्यवान में परिवर्तन करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। उद्योग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह होते हैं ना, उसी को कहते हैं उद्योग। विनिर्माण मतलब उसी चीज़ को दोबारा से उसे टिकाऊ बनाना या फिर उसे मूल्यवान बनाना, उसी को बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। तो बोला प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन होते हैं कच्चे पदार्थ, उसको जो शीघ्र नष्ट हो मतलब होने वाली जो पदार्थ होती है, जो शीघ्र नष्ट जल्दी खत्म हो जाती है, उसको टिकाऊ बनाना है। इसका मकसद ही है दोस्तों उसको टिकाऊ बनाना और मूल्यवान बनाना। कीमत में उससे मतलब अंतर होता है इसमें, तो परिवर्तन करना है विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे आलू से चिप्स बनाना। देखिए कच्चे आलू क्या है, कच्चा माल है। अब इससे क्या बनाएगा, चिप्स बनाएगा। तो ये होगा ना कि विनिर्माण उद्योग। और इसे टिकाऊ बनाने के लिए उसे क्या करते हैं, इसमें गैस भरा जाता है ताकि ये लंबे समय तक चले। तो आलू से चिप्स बनाना ये क्या है, विनिर्माण उद्योग है। चीनी से, देखिए गन्ना से चीनी बनाना, ये सारे आपके विनिर्माण उद्योग में आते हैं। जो क्या होते हैं, कच्चे पदार्थों से क्या होते हैं, इसको टिकाऊ बनाते हैं और मूल्यवान बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि विनिर्माण उद्योग के महत्व को लिखे। ये जो विनिर्माण उद्योग होते हैं, इनके महत्व को आपको लिखना है। आइए समझते हैं इनके महत्व। देखिए सबसे पहला है कि लोगों को रोजगार मिलता है। कोई भी उद्योग हो उससे क्या होता है, यहाँ लोग काम करते हैं तो उन्हें रोजगार मिलती है, वो लोग मतलब दो पैसा वो भी कमाते हैं। अब यहाँ देखिए बोल रहा है 2 नंबर कि देश की जीडीपी बढ़ती है। इससे क्या होती है, देश की जीडीपी बढ़ती है, देश तरक्की करता है उद्योग से। अब यहाँ देखिए तैयार हुए माल को दूसरे देशों में बेचकर देश को पैसा भी मिलता है। यानी जो तैयार होता है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है उद्योग में बन करके फैक्ट्री में, उसे बेचकर विदेशों में हम लोग बेचते हैं या फिर क्या मिलता है, देश को पैसा मिलता है। अब आगे देखिए चौथा बोल रहा है कि नई मशीन और तकनीक का उपयोग होता है। इससे नई नई मशीन और तकनीक का उपयोग भी होता है ताकि नया नया चीज़ बने। यही हो आपका विनिर्माण उद्योग का महत्व। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा है दोस्तों यहाँ कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी जो उद्योग फैक्ट्री होता है उसको कैसे प्रभावित कर सकता है किसी की स्थिति, यानी उसकी अवस्थिति को। आइए समझते हैं। सबसे पहला देखिए कच्चे माल की उपलब्धता, अगर नहीं मिलेगा तो ये भी इफेक्ट कर सकता है उद्योग को, फैक्ट्री को। यहाँ देखिए बोला कि पूंजी की उपलब्धता, अगर पूंजी नहीं रहेगा तो कोई फैक्ट्री क्यों लगाएगा, या फिर नहीं लगाएगा वो डूब जाएगा फैक्ट्री। यहाँ देखिए बोला कि वैसा स्थान जहाँ निम्न चीज़ें आसानी से मिल जाए, यानी वैसे जगहों पर फैक्ट्री लगाना चाहता है, मतलब लगाना चाहिए या फिर लगाता है कोई जो उद्योगपति होता है, जहाँ निम्न चीज़ें आसानी से मिल जाए। वो निम्न चीज़ें क्या है, यहाँ देखिए क नंबर बोल रहा है कि जल की उपलब्धता। अच्छा कोई फैक्ट्री कहाँ लगाएगा, जहाँ पानी मिल जाएगा, सब सुविधा होगा। अब यहाँ देखिए ख नंबर बोल रहा है कि कुशल श्रमिक की उपलब्धता। कुशल श्रमिक चाहिए, काम करने वाले, हुनर, स्किल जिसके अंदर हो, उन सारे श्रमिक को वो लेगा फैक्ट्री, तो ये भी इफेक्ट करता है, उसको अवस्थिति को प्रभावित करता है। बोल रहा है कि आवागमन की सुविधा, जहाँ जो कच्चे माल को ले जाना फैक्ट्री में, फिर बन करके तैयार होना, फिर उसे वापस उसे बेचना, तो आवागमन की सुविधा भी होनी चाहिए, आमने सामने मतलब होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए घ नंबर बोल रहा है कि बाजार की उपलब्धता। अब फैक्ट्री ऐसे जगह लगाएगा उन लोग जहाँ की बाजार सामने हो, या फिर मतलब बाजार भी प्रभावित करता है इसको। अब देखिए अंग नंबर क्या कह रहा है कि ऊर्जा की उपलब्धता। अच्छा ऊर्जा अगर नहीं मिलेगा तो शायद फैक्ट्री नहीं चलेगी, क्योंकि इसको भी तो चाहिए यार, बिजली वगैरह चाहिए मशीनों को चलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करता है इसको, उद्योग को, बड़े बड़े कारखाने को। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए बोल रहा है दोस्तों कि आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं। अब आइए समझते हैं आधारभूत उद्योग क्या होता है। बोल रहा है कि वैसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, उसे आधारभूत उद्योग
कहते हैं। यानी वैसे उद्योग होते हैं आधारभूत उद्योग जो अन्य उद्योगों को, यानी एक फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री को क्या करेगा, कच्चा माल और अन्य सामान आपूर्ति करेगा, यानी वो लेन देन करेगा या फिर उसे देगा, उसी को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। यानी आप कह सकते हैं शॉर्ट में, इसे ही कैसे याद रख सकते हो, बोल रहा है कि जो दूसरे उद्योग का काम आसान बनाते हैं उसी को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। यानी जो दूसरे फैक्ट्री का काम को आसान बना देगा, एक फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री के काम को आसान बनाता है, उसी को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। आइए देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि मशीन। अब एक मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में या फिर एक उद्योग में मशीन बना, अब उस मशीन से दूसरा फैक्ट्री में जाएगा, अब वो मशीन क्या करेगा, नई नई चीज़ों को बनाएगा, आविष्कार करेगा। मान लीजिए कोई आलू के चिप्स बनाने वाली मशीन है, तो वो मशीन तो वहाँ पर नहीं ना बनेगी, दूसरे फैक्ट्री में बनेगी। उसके बाद उस मशीन को ला करके चालू आलू की चिप्स बनाया जाता है। यही समझिए। बोल रहा है कि रेल बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन की आवश्यकता होती है। अब वो मशीन क्या बनाता है, रेल बनाता है। जैसे कि कोयला, ये क्या होता है, ये भी आधारभूत उद्योग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये है, टॉपिक है। देखिए बोल रहा है कि लोहा इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या होता है, जो एक उद्योग दूसरे उद्योग का काम आसान बनाते हैं इसके जरिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा है दोस्तों कि उद्योग के वर्गीकरण का कौन कौन सा आधार है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि उद्योग के वर्गीकरण का कौन कौन सा आधार है। आइए समझते हैं। सबसे पहला देखिए, कच्चे माल के आधार पर अगर बात करते हैं तो इस आधार पर देखिए उद्योग को वर्गीकरण यानी बांटा गया, उसको किस किस आधार पर आपको वही पढ़ना है। तो कच्चे माल के अगर आधार पर हमें देखा जाए, यहाँ पर देखिए कच्चे माल के आधार पर, तो इस आधार पर भी उद्योग दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी फैक्ट्री जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। इसमें भी देखिए क्या क्या आपको बताते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले कौन में देखिए, खनिज आधारित में जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया, इसके प्रमुख उदाहरण है। ये सारे चीज़ें क्या है, इसके और उदाहरण है। यानी इसका देखिए आप यहाँ क्या समझे, यहाँ देखिए आप यहाँ क्या समझे दोस्तों, उद्योग के वर्गीकरण तो कौन कौन सा, मान लीजिए ये कि एक तरह टाइप का तो मतलब फैक्ट्री होता नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्री होता है जिसमें सीमेंट बनता है, जिसमें लोहा मतलब उसको इस्पात में उद्योग में या फिर पेट्रोलियम उद्योग में उसको क्या करता है, अच्छे से उसे इस्तेमाल करता है और वो बनाता है। आप देखिए ख नंबर क्या बोल रहा है, पूरा कि कृषि आधारित उद्योग, तो वस्त्र उद्योग, इसमें इस फैक्ट्री में क्या बनता है, वस्त्र बनता है, इसीलिए कृषि आधारित उद्योग हो गया। अब पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, इसमें क्या बनता है, वैसे भी फैक्ट्री होते हैं ना जहाँ पर गन्ना से चीनी बनाया जाता है, तो ऐसे फैक्ट्री होते हैं, तो इसे कृषि आधारित फैक्ट्री कहते हैं। काम का जैसे कागज उद्योग, जैसे बहुत सारे फैक्ट्री में क्या बनता है, सीमेंट बनता है, और कुछ फैक्ट्री में कागज बनता है, कुछ फैक्ट्री में क्या बनेगा, चीनी बनेगा, कहीं पर आलू का चिप्स बनेगा। तो यही उद्योग के बारे में आपको जानना है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड नंबर देखिए, वो कह रहा है कि पूंजी आधारित उद्योग। अब पूंजी आधारित उद्योग में क्या कौन से उद्योग आएंगे, इसमें भी दो प्रकार के उद्योग आते हैं। जैसे एक होता है लघु उद्योग, और जिसमें कलम बनता है, बिस्कुट बनता है, ये छोटा छोटा चीज़ें ये बनाता है, जैसे कि ट्रॉफी बन गया, आपका कंचा बन गया, ऐसे सारी चीज़ें क्या बनता है वहाँ पर बनता है, जैसे बिस्कुट हो गया, ये सारी चीज़ें बनता है, तो उसे लघु उद्योग बोलते हैं। एक होता है बृहत उद्योग, ये क्या होता है, जिसमें लौह इस्पात बनता है, जिसमें सीमेंट बनता है, जिस उद्योग में उसी बोलते हैं बृहत उद्योग। ये बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, यही चीज़ें हैं आपका। देखिए थर्ड नंबर देखिए, बोल रहा है कि स्वामित्व आधारित, यानी स्वामित्व आधारित पर देखा जाए तो इस आधार पर भी उद्योग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सार्वजनिक उद्योग, तो वैसे उद्योग जिसकी स्थापना और संचालित सरकार द्वारा की जाती है। सार्वजनिक उद्योग में इसकी स्थापना कौन करता है, सार्वजनिक उद्योग का सरकार करती है। जैसे कि सेल हो गया, इसमें बनता है HEC, ये सारी चीज़ें बनता है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो सार्वजनिक उद्योग में इसकी स्थापना सरकार करती है, सरकार संचालन करती है। ख नंबर देखिए, निजी उद्योग। निजी का मतलब होता है दोस्तों अपना स्वयं का, वैसे उद्योग जिसकी स्थापना और संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा की जाती है, यानी कोई एक व्यक्ति ही करेगा इसकी स्थापना, उसी को बोलते हैं निजी उद्योग। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये जो अंबानी वगैरह होते हैं ना, या फिर रतन टाटा, तो ये अपना फैक्ट्री चलाते हैं, तो ये इनका निजी हो गया, इनका अपना हो गया। आगे देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में अंतर लिखना है आपको। क्या कि आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में अंतर लिखना है। सबसे पहले समझते हैं आधारभूत उद्योग, उसके बाद समझेंगे उपभोक्ता उद्योग। आधारित क्या होता है, कह रहा है कि वैसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वैसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, उसी को बोलते हैं आधारभूत उद्योग।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि वैसे उद्योग, उपभोक्ता में क्या होता है, वैसे उद्योग जो उपभोक्ताओं के लिए तैयार वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि सीधा बिस्कुट बना दिया तो हम लोग सीधा उससे खाएंगे। लेकिन आधारभूत उद्योग में नहीं होता है, उसमें कच्चा माल प्रदान करता है, एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को कच्चा माल मतलब पदार्थ करता है। जैसे कि आलू का चिप्स बनाना रहेगा तो एक फैक्ट्री आलू सप्लाई करेगा, उसका चिप्स बनेगा। लेकिन उपभोक्ता उद्योग में डायरेक्ट वस्तु बनती है खाने के लिए। यहाँ आगे देखिए बोल रहा है दोस्तों कि इस उद्योग के लिए, यहाँ देखिए सेकंड नंबर बोल रहा है कि इस उद्योग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी ये जो उद्योग होता है आधारभूत उद्योग, इसमें पूंजी लगाना पड़ेगा यानी ज़्यादा मात्रा में। और इसमें क्या है कि उस उद्योग के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी ये छोटा छोटा उद्योग होता है, फैक्ट्री होता है, इसमें कम पैसा लगा कर भी मतलब चल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ आगे देखिए, ये देखिए 3 नंबर बोल रहा है कि इस उद्योग के लिए अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। आधारभूत उद्योग जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, तो इसके लिए मजदूर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ सेकंड नंबर देखा जाए तो बोल रहा है कि इस उद्योग के लिए कम श्रमिक की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा श्रमिक मजदूर आपको नहीं चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइस, बोल रहा है पॉइंट नंबर 4, इसमें डिफरेंस देखिए। बोल रहा है कि इसका प्रमुख उदाहरण क्या है, आधारभूत उद्योग का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो लो इस्पात उद्योग। एक उद्योग जो होता है दूसरे उद्योग को, दूसरे फैक्ट्री को क्या करता है, कच्चा माल सप्लाई करता है। सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, ऊर्जा उद्योग, ये सारे उद्योग होते हैं यहाँ आधारभूत उद्योग में। और यहाँ देखा जाए उपभोक्ता उद्योग में तो इसका प्रमुख उदाहरण है कपड़ा उद्योग है, कपड़ा बनता है इसमें। तो खाद्य पदार्थ जहाँ खाने वाली वस्तुएं बनती है उद्योग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं जो हम लोग चलाते हैं, तो दवा है, ये सारे उद्योग आते हैं यहाँ उपभोक्ता उद्योग में। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्यों? ये जो लोहा इस्पात, जहाँ लोहा को क्या किया जाता है, उसे अच्छे तरीके से बनाया जाता है, उसे नया आकार दिया जाता है, तो ऐसे उद्योग को क्या आधारभूत उद्योग कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं आइए समझाते हैं आपको। बोला क्योंकि इस उद्योग पर मशीन निर्माण, मोटर गाड़ी निर्माण, रेल इंजन, रक्षा सामग्री तथा उपभोग उद्योग, ये सभी लोहा इस्पात उद्योग पर ही आश्रित है। क्योंकि इनका कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होता है, इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अच्छा, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसके बिना, मान लीजिए कोई मशीन है तो वो लोहा से ही बना है, लोहा इस्पात उद्योग से, तो इसके बिना दूसरे फैक्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, मशीनें चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या कह रहा है। बोल रहा दोस्तों कि लोहा इस्पात उद्योग प्रायद्वीप भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में क्यों स्थित होते हैं। ये जो लोहा इस्पात उद्योग जैसे हमने आपको अभी बताया, तो ये प्रायद्वीप भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में ही क्यों पाया जाता है या फिर क्यों बसते हैं ये लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो कच्चे माल की प्राप्ति अगर बात किया जाए तो भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल जैसे लोहा, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। तो मान लीजिए अगर हम कहीं पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर ये सारे चीज़ें हमको सुविधा में मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो वहीं पर ना लगाएंगे फैक्ट्री। तो यही चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, बोल रहा दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, बोल रहा है इसमें कि सस्ता श्रम बल आसपास के राज्यों से प्राप्त श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। तो वहाँ पर जो होते हैं सस्ता श्रम मिल जाते हैं, यानी मजदूर मिल जाते हैं वहाँ पर बहुत ही सस्ते में। तो आसपास के राज्यों से श्रमिक भी मिल जाते हैं आसानी से, तो वहीं पर लगाएंगे। या 3 नंबर देखिए, बोल रहा है कि परिवहन सुविधा में रेल मार्ग और सड़कें कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन में सहायक है। अगर परिवहन सुविधा में देखा जाए तो रेल मार्ग और सड़कें कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन में सहायक होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। अब आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है कि जल की उपलब्धता। अच्छा, कहाँ पर हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे, जहाँ पर पानी भी हमें आसानी से मिल जाए, ये सारी चीज़ें मिलेंगे तो हम लगाएंगे। तो दामोदर स्वर्ण रेखा और महानदी जैसे नदियाँ उद्योग के लिए आवश्यक जल प्रदान करती है। ये सारे चीज़ जो नदियाँ होती है, महानदी, ये फैक्ट्रियों के लिए पानी भी उपलब्ध कराती है, यानी आसानी से हमें पानी भी मिल गया यहाँ पर, तो यहीं पर फैक्ट्री हम लोग लगाएगा। अब देखिए 5 नंबर कह रहा है कि बाजार की निकटता, ये जो बाजार होती है। अच्छा, बोल रहा कि कोलकाता और अन्य औद्योगिक नगरों के पास होने वाले मतलब पास होने से तैयार वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ अच्छा बाजार भी मिल जाता है, उसे तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, तो यहाँ बाजार भी मिल जाता है। यही सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग फैक्ट्री लगाते हैं उत्तरी पूर्वी में। अब यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है।
ये जो भारत के जो अधिकांश जूट मिल होता है वो पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित है। यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट बोला कि हुगली नदी के किनारे भूमि अधिक उपजाऊ होने के कारण बहुत अधिक पटसन की खेती होती है वहाँ पर, इसीलिए कि हुगली नदी जो होता है उसके किनारे भूमि जो होता है अधिक उपजाऊ होती है वहाँ पर, तो इसके कारण पटसन की भी खेती हो जाती है वहाँ पर। सेकंड नंबर देखते हैं, पश्चिम बंगाल में छोटे छोटे बहुत अधिक तालाब होने के कारण पटसन को सड़ने में आसानी होती है। अच्छा, छोटे बड़े वहाँ पर बहुत अधिक तालाब भी होता है जिसके कारण पटसन को सड़ा भी दिया जाता है। यहाँ देखिए जिससे आसानी होती है। आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में घनी आबादी होने के कारण यहाँ सस्ते और एवं कुशल मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सस्ते क्या होते हैं, यहाँ पर सस्ते एवं कुशल मजदूर भी मिल जाते हैं, श्रम भी मिल जाते हैं, तो इसके कारण ही घनी आबादी मतलब वहाँ पर लगाते हैं। आइए यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल के निकट कोलकाता बंदरगाह स्थित होने के कारण जूट से बनी वस्तुओं को आसानी से विदेश भेजा जाता है। तो पश्चिम बंगाल के जो निकट होता है वहाँ कोलकाता बंदरगाह, इस बंदरगाह के जरिए क्या होता है, वहाँ जूट से जो बनी वस्तुएं होती है आसानी से विदेश भी हम लोग भेज सकते हैं बंदरगाह के जरिए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग अधिकतम महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों केंद्रित है, इसकी समस्या लिखे। सूती वस्त्र जो बनता है सूती, तो अधिकतम महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों ये केंद्रित है, क्यों स्थित है, इसकी समस्या क्या है, आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात में कपास की खेती बहुत अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, बहुत अधिक। कहाँ, महाराष्ट्र तथा गुजरात में ये कपास की खेती। यहाँ देखिए बोल रहा है सेकंड नंबर, ये दोनों स्थान समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण पौधों को नमी युक्त जलवायु मिल जाती है जिससे धागे मजबूत होती है। क्या होता है कि ये दोनों जो स्थान होते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, तो इसके मतलब ये स्थान समुद्र के किनारे स्थित है और इसके कारण क्या होता है, पौधों को नमी भी मिल जाती है, जलवायु भी मिल जाती है, जिससे इनके धागे और ज़्यादा मजबूत होती है, टिकाऊ होती है। आइए समझते हैं 3 नंबर पॉइंट क्या रहा दोस्तों, कि इन दोनों राज्यों में घनी आबादी होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग को विशाल बाजार मिल जाता है। यहाँ पर इन दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और कहाँ बताया आपको, गुजरात में, तो इन दोनों राज्यों में घनी आबादी होती है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मतलब रहते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या होता है कि जब ज़्यादा आदमी रहेगा तो वहाँ क्या बनेगा, तो विशाल बाजार भी मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा, मतलब लोग खरीदेंगे कपड़े को। यहाँ देखिए 4 नंबर, इन दोनों राज्यों के निकट मुंबई बंदरगाह होने के कारण विदेश में भी वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। यहाँ पर भी बंदरगाह मिल जाता है यहाँ पर, तो मुंबई बंदरगाह होने के कारण जब क्या होता है, विदेशों में भी वस्त्रों का हम लोग निर्यात कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब आगे देखिए इनकी समस्या क्या होती है। अब इनकी समस्या को देखेंगे तो इनकी मशीनें पुरानी और ख़राब हो चुकी है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए दोस्तों तो इनकी मशीन जो होती है वो पुरानी और ख़राब हो चुकी है या फिर धीरे धीरे सड़ रही है। यहाँ देखिए यही समस्या है। 2 नंबर पॉइंट, इन स्थानों पर उत्तम किस्म का कपास नहीं पाया जाता है। इस स्थान पर जो होता है उत्तम किस्म का, अच्छे क्वालिटी का जो है वो कपास अब नहीं पाया जाता है। कृत्रिम वस्त्र सस्ते और अधिक टिकाऊ होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग की मांग घट गई है दोस्तों। कृत्रिम वस्त्र जो होता है, जो मानव निर्मित वस्त्र होता है, जो इंसान बनाते हैं, तो इसके अधिक टिकाऊ होता है जो इंसान बनाते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग की मांग घट गई है क्योंकि ये ज़्यादा टिकता भी नहीं है आजकल, इसीलिए घट गई है, यही इनकी समस्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में रासायनिक उद्योग के तीव्र विकास के कारणों को लिखिए। ये जो भारत में रासायनिक उद्योग होता है इसके तीव्र विकास के कारणों को लिखना है। रासायनिक उद्योग तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसी को आपको लिखना है। आइए देखते हैं। तो रासायनिक उद्योग में निर्मित माल का भारत और विदेश में बहुत अधिक मांग होती है। ये दोस्तों जो होती है, तो रासायनिक उद्योग में जो निर्मित जो माल होता है, जो बनता है, तो इसमें भारत और विदेशों में बहुत अधिक मांग होता है, माने बहुत लोग इसको डिमांड करते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर बोल रहा है कि इस उद्योग के लिए यहाँ कच्चे माल भारी मात्रा में उपलब्ध है। तो इस उद्योग के लिए जो होता है यहाँ पर कच्चा माल भी भारी मात्रा में मिल जाता है आसानी से। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि इस उद्योग में, कह रहा है दोस्तों कि इस उद्योग में विभिन्न प्रकार की दवाई बनी जाती है। अब केमिकल से क्या बनती है, अब दवाई भी बनाई जाती है। अब 4 नंबर देखिए पॉइंट, तो इस उद्योग से हमारे दैनिक जीवन की अनेक उपयोगी वस्तु जैसे साबुन बनती है, शराब बनती है, क्रीम बनती है, एसिड इत्यादि का निर्माण किया जाता है। ये सारी चीज़ें बनती है, उसी को बोलते हैं। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा दोस्तों। ये दोस्तों हमने आपको जितना भी अब बता रहे हैं हम, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए
उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार निम्नीकरण करता है, जो उद्योग फैक्ट्री होता है पर्यावरण को कैसे दुष्प्रभाव करता है या फिर प्रदूषित करता है। तो सबसे पहला अगर वायु प्रदूषण देखा जाए तो उद्योग से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण वायु क्या हो रही है दोस्तों, प्रदूषित हो रही है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है दोस्तों, उससे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे जहरीले गैस होते हैं, धुआं होते हैं जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं और वायु को क्या करते हैं दोस्तों, कमजोर करते हैं हवा को और उसे प्रदूषित करते हैं, जिससे हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्या पॉइंट, जल प्रदूषण। तो उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल जो होती है उसको नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषित होती है। देखिए उद्योग वगैरह में जो पानी यूज होता है वो कचरा होता है, वो क्या होता है उसमें बहुत सारे केमिकल भी मिला हुआ होता है और वो यूज किया हुआ पानी होता है, उसको क्या करता है बड़े बड़े नदियों में उसे नाले के जरिए या फिर नदियों में फेंक देता है, जिससे जल भी प्रदूषित हो रही है, मछलियाँ भी मर रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखिए यहाँ भूमि प्रदूषण, तीसरा पॉइंट देखिए, तो उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थ के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है। भूमि कैसे प्रदूषित होती है, तो उद्योग से जो निकलते हैं ना कूड़े कचरे तो और अपशिष्ट पदार्थ, इसके कारण भूमि क्या हो रही है दोस्तों, प्रदूषित हो रही है। क्योंकि ये अच्छा मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पर प्लास्टिक बनता है, पॉलीथीन बनता है, अब वो क्या करता है दोस्तों, क्या पॉलीथीन तो सड़ेगा नहीं जल्दी, इसीलिए ये भूमि को भी प्रदूषित करता है। आइए देखते हैं लास्ट हमारा पॉइंट, वो है ध्वनि प्रदूषण। ये साउंड को कैसे प्रदूषित करता है, आवाज़ को। तो उद्योगों में बड़े बड़े मशीनों के अत्यधिक आवाज़ से ध्वनि प्रदूषित हो रही है। आप फैक्ट्री के बाहर आप खड़े होकर देखिएगा, जो भी मशीनें चलती है उसका आवाज़, उसका जोर शोर एकदम तेज़ी से आता है, जो हमारे कान को भी ये इफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों यही रहा हमारा, यहीं पर चैप्टर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी अभी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में ही आपको वो सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, पीडीएफ और नोट्स के जरिए हम आपको समझा देंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूला। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।